बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का जो फैसला है वो कर लिया है। अपोजिशन का इत्तेहाद जो हुकूमत को टफ टाइम देने में मुसलसल नाकाम रहा, एक बार फिर से मौलाना फजल रहमान की सरबराही में सर जोड़कर बैठा और इस बार हुकूमत को संजीदगी के साथ टफ टाइम देने का फैसला हुआ है। इजलास के दौरान गुज़श्ता रोज स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से पेश की गई तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई, जिस पर गौर भी हुआ। इजलास के दौरान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर मेंबरान को शो कॉज नोटिस देने का फैसला भी किया। इजलास के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दीगर जमातों के कायदीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम सरबराही इजलास 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। 6 दिसंबर को हम ऐलानात किए जाएंगे। तजावीज़ 6 दिसंबर को सरबराही इजलास में ही पेश की जाएंगी। मुशावरत से कुछ तजावीज़ मुरतब करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को जबर से निजात दिलाने के लिए हतमी और आखिरी फैसले की तरफ बढ़ेंगे। फजल रहमान ने कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश हुई है। माजी में कायद मुस्लिम लीग समेत दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालती फैसले से नाअहल करार दिया गया। राना शमीम बयान हल्फी साकिब निसार ऑडियो क्लिप। आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें। अपने घर की गवाहियों से अदालत पर सवालात उठे हैं। अदलिया को दोबारा से एतमाद को बहाल करना होगा। अदालत ने साकिब निसार की ऑडियो का जायजा लेना है। मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम के सरबराह ने कहा कि 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के पूरे अमल को मुस्तरद कर दिया है। चंद घंटों में 33 कवानीन पास करना पार्लियामेंट के साथ एक बड़ा मजाक है। मुश्तरका इजलास में ऐसे कवानीन पास किए गए हैं जो किसी एक ऐवान में पेश नहीं किए गए। स्टेट बैंक के इख्तियारात सल्ब कर दिए जाएंगे और बैंक के इख्तियारात आलमी इदारे के पास गिरवी रख दिए जाएंगे। फिर कहा कि ये जाली किस्म की कानून साजी है। इस कानून साजी की कोई हैसियत ही नहीं है। पार्लियामान की तारीख में ऐसा मजाक पहले नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर वार किया गया है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर कदगन लगाई गई है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुका है। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज के मुतालिक पास करवाए गए कवानीन पर उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत के धोखे में ना आए। ओवरसीज की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के लिए तरीकाकार मुतय्यन करेंगे। हुकूमत का तरीकाकार धांधली की राह हमवार करेगा। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का असासा समझते हैं। पूरी दुनिया ईवीएम को मुस्तरद करती है और हम इसके इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पीडीएम सरबरा ने मजीद कहा कि जाली हुकूमत ने नौजवानों से 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया। 50 लाख नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया। 50 लाख घर देने की बजाय गिरा दिए गए। इससे कबल ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ की हिमायत की है और इजलास के दौरान पीडीएम ने 2022 में आम इंतखाबात का मुतालबा भी किया है। मगर मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम सरबरा की जानिब से ऐसी कोई बात सामने आई नहीं, लेकिन ज़राए के बता रहे थे कि इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत का ऑब्वियसली वर्जन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फैसला करना था वो तो पीडीएम कर चुकी। सदाकत अली अब्बासी साहब रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, मुझे ये बताएगा कि पीडीएम हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इकट्ठी है, सर जोड़कर बैठी है, हम फैसले भी लिए जा रहे हैं। साकिब निसार की ऑडियो के हवाले से खास तौर पर यह मौक़िफ़ आया है कि उस पर भी सख्त किस्म का जो है वो मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और पूरी ताकत के साथ अवाम के सामने जो है इसको रखा जाएगा क्योंकि माजी के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो साजिश हुई है और घर के अंदर से ही इस बार गवाही आ गई। क्या समझते हैं इस बार पीडीएम के पास, ऑपोजिशन के पास कुछ मटीरियल या मवाद मौजूद है जिसकी वजह से आपको टफ टाइम दिया जा सकता है? आशिष साहब, आप जैसे आपके सवाल में ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पीडीएम है उसको क्रेडिबिलिटी का यानी क्रेडिबिलिटी डेफिसिट का बड़ा इशू है। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि लोग उनको अपने साथ रिलेट नहीं कर रहे। जितनी बातें भी वो कर रहे हैं, अगर कोई अवामी बात करते भी हैं तो लोगों को पता कि ये अवाम की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। सिवाय एक महंगाई के इशू के उनको आज तक कोई इशू ही नहीं मिला कि वो हुकूमत जिस पे वो कोई ऐसी कैंपेन बिल्ड करते और अपने आप का जो उनका वोट बैंक गिर रहा है तेज़ी से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए, तोड़े, इकट्ठे होकर देखा, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे के देखा, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। हर अगले दिन उनके हाथों से रेत निकल रही है। लिहाजा वो अब शायद उनका ख्याल है कि ये जो जुड़ी हुई ये जो मुख्तलिफ आप टुकड़े देखा आपने जोड़े हुए तकरीर साकिब निसार साहब की लेके उसके पीछे शोर डाल के जो उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन तैयार की, मेरा नहीं ख्याल कि इसने स्टैंड करना था और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या पाकिस्तान के जो इदारे हैं
اس میں بیٹھنے والے لوگوں کا ظاہر ہے ایک قد کاٹ ہوتا ہے، اور اتنی چھوٹی باتیں اور اتنے چھوٹے الزامات میرا خیال ہے ہمیں لگاتے ہوئے احساس کرنا چاہیے کہ انہی عدالتوں پہ لوگ ان کے حکموں پہ پھانسی جھول لیتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی بولتے نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی ہی زیادتی والی بات ہے. لیکن سٹل یہ بے وقت قسم کے لوگ ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کو کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی باتیں یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں. کوئی سیریس جو پاکستانی پولیٹیکل ہورائزن پہ کوئی آدمی ہے وہ ان کو سیریس لیتا نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی معاملات میں ہیں، ذاتی چکر میں، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. ہاں اگلے الیکشن میں ریلیونٹ رہنے کے لیے. اور لیکن صداقت علی بھائی صاحب اتنا کہنا کیا کافی ہے کہ یہ کوئی سیریس لوگ نہیں ہیں، ان کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے؟ اب یہ جس نوعیت کے الزامات ہیں، اداروں کے اوپر حرف آ رہا ہے، بات آ رہی ہے، یقیناً ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس معاملے کو؟ بالکل اس طریقے سے ہی تردید کر دینا جی یہ فیبریکیٹڈ ہے، جی یہ ان کی تقاریر میں سے الفاظ اٹھائے گئے ہیں، یہ کہنا کافی نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں بات ہوگی، بلکہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن، فورنزکس اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. دیکھیں ایک عام ٹرم ہوتی ہے کہ what is said matters less than who says it. تو جو کہنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جب ان کو خلاف فیصلہ ہوا تو انہوں نے عدالت پہ چڑھ دوڑے تھے. یہ وہ ہیں جو ٹیلی فون کرا کے تو ججوں کو اپنے فیصلے کرواتے رہے. یہ وہ ہیں جو جب فیصلے خلاف آئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نام لے کے برا بلا کہا. جب ان کا فیصلہ ان کا وہ سیف الرحمان تھا تو وہ خود فون کر کے تو ججوں کو فیصلے کراتا تھا. اور آج جو احتساب کا جج تھوڑا سا سیریس ہو، احتساب کا کوئی چیئرمین، اس کو یہ مانتے نہیں ہیں. یہ اس سے پہلے بھی یہ آڈیو ویڈیو کا کاروبار ان کی پروڈکشن جو ٹیم ہے وہ کرتی ہے. بڑی ناکام قسم کی ان کی پروڈکشن ٹیم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بالکل کوئی بھی ان کو آدمی سیریس لے. ہاں ضرور ہے کہ کوئی توہین عدالت اگر ہوتی ہے تو ان پہ لگائیں، لیکن یہ توہین عدالت بھی لگا کے میرے خیال اس کی بھی توہین ہے. ان کو تو بس صرف یہ ہے کہ جیلوں میں بند کر دینا چاہیے اور بس ان کے کوئی کان نہ سنے. بیکاز یہ بار بار چھوٹی عدالت، بڑی عدالت، سپریم کورٹ سے بھی سزائیں دلانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں. کبھی اس سے پہلے کوئی چور مانا ہے، کوئی ڈاکو مانا ہے، کوئی قاتل مانتا ہے؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف پولیس نے غلط کر دیا، گواہوں نے غلط کر دیا، جج نے پیسے لے لیے. یہ باتیں تو ہمارے روٹین میں چلتی ہیں. تو یہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے، ان کے پیچھے کوئی اور ہے. کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کرتے ہیں، کبھی یہ کس کی طرف اشارے کرتے ہیں، کبھی ہماری طرف اشارے کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت گورنمنٹ میں ہی نہیں تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریس آدمی ان کو سیریس دے. اور ٹھیک ہے عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ایک ایفیڈیوٹ پہ ایکشن لیا کاگنیزنس، وہ اپنا فیصلہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ان کا ذہنی حالت اس وقت صحیح ہے. یہی والی تو صداقت علی بھائی صاحب میرے خیال میں یہی والی یہ جو اپروچ ہے، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا سیریس لینا ہے، ان کو تو جیلوں میں ڈال دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہی والی چیز ہے جس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک آمرانہ سوچ ہے آپ کی، اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں آپ کے حوالے سے. پھر یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا جب آپ نے بل یہ پاس کیا، انہوں نے کہا آئین یہ جو قانون سازی ہے اور یہ جو بل ہیں یہ آئین سے متصادم ہے، اور آپ نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے، چند گھنٹوں کے اندر جو 34 یا 35 قوانین جو پاس کرائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مذاق ہے. قانون بنانا پارلیمان کا حق ہے، اور پارلیمان کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق جو جس طرح کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق قانون بنے. یہ تو نواز شریف صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں 2013 کے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے. اور میں عائشہ آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کیمپین کر رہے ہیں، انہوں نے تھوڑے عرصے میں کہہ دینا ہے کہ جی یہ قانون ٹھیک ہے لیکن ہماری طریقے سے ہونا چاہیے. کیونکہ اتنا ایک ہوا بن گئی ہے، اور خاص کر بیرون ملک پاکستانی جو کروڑ کے قریب لوگ ہیں، 90 لاکھ لوگ ہیں، ان کے یہاں پہ خاندان ہیں. ہر ایک میں ایک عمران خان کا پازیٹیو امیج اور پیپلز پارٹی اور نون کا نیگیٹو امیج گیا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سروائیو کر پائیں گے. میری یہ سیاسی پریڈکشن تھی کہ یہ اگلے 3-4 دنوں میں یہ کو بہانہ بنا کے اس گیم میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، اور کوئی اور اس کا طریقہ کار کر کے یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو انہوں نے مخالفت کی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم یہ ہیں کہ اس میں مزید آگے جائیں گے، ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ پہ، اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے ان سے ووٹ کا حق دے کے ان کو اگلے الیکشن میں انشاءاللہ شامل کرنا ہے، تاکہ یہ اپنی اس جو ایک حق سے محروم تھے اس کو بھی انجوائے کریں، اور جو ان کو نئی تکلیف پہنچی ہے اس کے خلاف بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ
वोट का। वैसे बैक टू द वो ऑडियो वाला इशू, मैं जानना चाहूंगी एक बार फिर से उसके ऊपर, हुकूमत खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करती या कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करती? बिकॉज अगर आप एलिगेशंस को देखें तो बड़े इदारों के ऊपर एलिगेशंस हैं। माजी के वज़ीर आज़म के खिलाफ एक साजिश जो है वो एक्सपोज हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब ही कहते हैं। तो आप लोग खुद से कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि आप लोगों की तरफ से इनिशिएट किया जानी चाहिए? क्योंकि आप लोगों का फिर एक मौक़िफ़ ये भी है कि ये उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ केसेस लगे हुए हैं, वो बेनिफिशरी हैं। तो आप अगर इस चीज़ को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कराएंगे और शफाफ तहकीकात होंगी तो फिर तो उनको नहीं मौका मिल सकेगा ना इस चीज़ का। तो आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को इनिशिएट करना चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन को? देखें, पाकिस्तान में इदारे अपना अपना उनकी डोमेन है और इसमें हुकूमत वक्त का तो इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता। बिकॉज हम तो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में हम लोग आए, तो हम तो 2013 से मैदान अमल में भी थे, हमारे जलसे भी मौजूद थे, हमारी तहरीकें भी मौजूद थी, हमारे धरने भी मौजूद थे। उनके कहना कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं है तो इसका मतलब है वो अपने दौर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक आज इदारे, हमें तो पूरा यकीन है कि बहुत फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आते हैं और हमारे हक़ में भी आते हैं, लेकिन हम सब फैसलों पे अदलिया का एहतराम करते हैं। और खुदा न खास्ता अगर अदालतों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करें तो हम तो फिर समझें कि हम तो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, मुल्क का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये तो इनका तो यही है कि जो अगर इनको अपना हुकूमत और इक़्तिदार ना हो और इनके याशियों और लूट मार ना हो, ये तो पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी वोटर देख रहा है कि जब जब इनको ज़मानतें मिली हैं तब तब इन्होंने कहा फ़ैसला ठीक है। जब जब इनको सज़ाएँ हुई हैं, इन्होंने उन जजेस के, उन इदारों के, उस वक्त के तमाम इदारों को बुरा वाला कहा है। तो इनको अपनी मर्ज़ी का, इनको जस्टिस क़य्यूम जैसा इंसाफ चाहिए, इनको सैफ रहमान जैसा नैब चाहिए और इनको ज़िया-उल हक़ जैसा जनरल चाहिए। वो तो हम ला नहीं सकते, लिहाजा जो है उस वक्त गुजारा करना है। मैं नहीं समझता कि लोग इस बात को सीरियस ले रहे हैं। ज़ाहिर हम सर वक्त लोगों में होते हैं कि लोगों को पता है कि ये जब कोई इनका फैसला आने लगता है, जब इनकी कोई तारीख पड़ती है, जब इनको कोई सज़ा होने लगती है, ये इस तरह के चौंचले करते हैं। आप ये वाला तो बड़ा बैडली एक्सपोज हो गया वीडियो का, आपने भी देखा होगा, 2 टीवी चैनल ने चलाया भी है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली बाज साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है और पॉइंट जो सदाकत अली बाज साहब वो देखे गए हैं कि ये तो करते ही रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तारीख पे तारीख देती रहती है अपोजिशन कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि पीडीएम जो है वो जलसे करती है, जुलूस करती है, फिर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें से निकलता कुछ नहीं है। तो पीडीएम का मौक़िफ़ भी इस हवाले से लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम की एक बार फिर से बैठक, कुछ नए और अहम फैसले जो हैं वो हुए, लेकिन अब दोबारा से एक तारीख दी गई है जी। इजलास अब दोबारा 6 दिसंबर को होगा और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला जो है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन हाँ, बहरहाल ये ज़रूर कहा गया कि इस बार बड़ी सीरियस है वो और इस बार जो है वो कोई फैसला करके ही उठेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जो UIFA के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीडीएम ने सर भी जोड़ लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला भी हो गया, कोई नरमी भी नहीं बरती जाएगी ये भी कहा गया, और फिर उसके बाद एक तारीख भी हमने देखा कि दे दी गई है 6 दिसंबर को जो है वो दोबारा से इजलास होगा। हम 2 साल से यही चीज़ें लगभग देख रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं देख रहे, क्या वजह है इसकी? देखिए, पीडीएम जो है कई जमातों का इत्तेहाद है और सब जमातों को साथ लेके चलना होता है और मेरा ख्याल है कि ये शायद हतमी तारीख होगी। आप कह सकते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर ये शायद हतमी तारीख है और इसमें कुछ फैसले कर लिए गए हैं, जोहरी फैसले हैं। और उसमें ये है कि चूँकि जब बड़े फैसले होते हैं या बड़ी चीज़ों पे अमल दरामद के लिए भी कहा जाता है तो फिर हर पार्टी को अपने अदारों में जाना होता है, वो अपने अदारों से जो है उसकी इजाज़त लेनी होती है या अपने यहाँ डेलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो इन वजूहात की बिना पे वो चंद दिन का टाइम दिया गया। तो ये आप समझ लें कि जो पीडीएम है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए रह गई। आज के इजलास में साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है उसके हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया। अमली तौर पर पीडीएम कुछ नहीं कर सकी या कर सकती, शायद इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उन्होंने फिर आपसे अलहदा होना ठीक समझा और हर बार तारीख देने के अलावा पीडीएम कुछ कर भी तो नहीं पाई है। कामन साहब, देखिए, अमली तौर पे तो हमने भी एक अकेली पार्टी ने भी बहुत कुछ कर दिखाया था। अब तो बहुत सारी पार्टियां हैं। वो मसला ये होता है कि बहुत सारी पार्टियों में मिलजुल के चलना पड़ता है।
हर पार्टी की अपनी राय है और हर पार्टी के पास अपने जायज आर्गूमेंट्स है। तो वो जब जायज आर्गूमेंट्स हर एक पार्टी के होते हैं, हर पार्टी का एक जायज नुक्ता नजर है, वो जायज नुक्ता नजर होता है तो फिर उस जायज नुक्ता नजर के साथ चलना पड़ता है। सिर्फ एक चीज को लेके नहीं चलते कि जी ये जो है ना इस तारीख में ये काम कर देना है। सब पार्टियां साथ इकट्ठी बढ़ रही हैं आगे की तरफ। और मैं आपको जैसे अर्ज कर रहा था कि बड़ी नवेद के मामला जो है ना मामला तो अब किसी और फेज में चले जाए। नहीं तो कामिल साहब मुझे ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जब पार्टीज इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर उसको इत्तेहाद समझा जाता है, उसको ताकत समझा जाता है, उसको समझा जाता है कि शायद उसका एक ज़्यादा प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर। तो यहाँ पर तो इस तरह से लग रहा है कि ये ज़्यादा पार्टियों को एक जगह पर इकट्ठे होना, फिर हर किसी के मौक़िफ़ को या हर किसी के ख्वाहिशात को कैटर करना मुश्किल हो रहा है, शायद इसलिए कोई फैसला नहीं कर पा रहा। ऐसा है कि एक पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है और कई पार्टियों के अंदर कई डिसिप्लिन होते हैं और वो फिर उनकी अपने अपने सोचने का अंदाज होता है और हर एक के पास अपना अपना आर्गूमेंट्स भी होता है और वो वैलिड आर्गूमेंट होता है। तो जब वैलिड आर्गूमेंट्स मुख्तलिफ पार्टियां अपने हालात के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक जब वो लेके चलती हैं या अपने वर्कर्स की राय के मुताबिक लेके चलती हैं तो उसमें जाहिर है कि वो एक पार्टी जो फैसला करती है उसमें कम टाइम लगेगा और अगर 10-11 पार्टियां फैसला करेंगी तो उसमें कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, मगर जो उसमें मजबूती होगी या उसकी अल्टीमेटली जो वो ज़र्ब लगाएगी वो ज़र्ब इतनी ही कारी होगी जितनी जो है ना वो 11 पार्टियां जो है ना वो मिलके लगा सकती हैं और वो इंशाल्लाह उसका बेहतर नतीजा देखेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दस्तूर के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए। तो कामिल साहब हमने देखा कि साकिब निसार की ऑडियो के हवाले से भी एक सख्त मौक़िफ़ था और मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी वो मौक़िफ़ सामने आया। तो मुझे ये बताइएगा कि आप पीडीएम के फोरम से नून लीग को क्यों नहीं ये तजवीज़ करते कि ठीक है जी अगर ये इतना वैलिड एक चीज़ है और इस जो इल्ज़ामात हैं और वो आप सही समझते हैं कि वो हैं तो आप क्यों नहीं बतौर सबूत इसको पेश करते हैं या फिर पीडीएम जो है वो अदालत क्यों नहीं ले जाती इसको? पीडीएम का मसला नहीं है शायद, ये अगर मसला है तो मुल्क का मसला है, ये अगर मसला है तो कौम का मसला है। अगर किसी को ले जाना है इसको अदालत में तो एक शख्स कोई भी इसको अदालत में ले जाए। पीडीएम जो ना वो इज्तिमाई तौर पे जो चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद है तो वो इसको जो ना शायद अदालत में एज ए पीडीएम जो ना नहीं ले जाना चाहती, मगर उस पर अपनी एक राय रखी और वो राय जो है वो उन्होंने मौलाना साहब ने आज पब्लिक को दी भी है। तो अगर कोई समझता है कि जो इसमें दुरुस्त है कोई बात इसको अदालत में ले जाने की वो ले जाए और अगर समझता है कि गलत है तो वो न जाए, मगर अदालत में एक और भी इसका एंगल है कि अदालत खुद भी तो देख सकती है, खुद भी तो एग्जामिन कर सकती है, राना शमीम वाले मामले को भी एग्जामिन कर सकती है, ये ऑडियो वाले मामले को भी एग्जामिन कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि इसके एग्जामिन करने का जो ना मुनासिब फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो ना इतने बड़े कौमी अहमियत के मामले में जिसमें जो ना वो दो चीफ जज एक दूसरे पे आ गए या एक चीफ जज के हवाले आ गए, तो इस हवाले से अगर वो कोई 184(3) के इख्तियार को इस्तेमाल करती है तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। नहीं तो फिर आज के इजलास में ये तय पाना कि साकिब निसार की जो ऑडियो है उसके हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, उसका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए वो मतलब जो है ना वो 6 दिसंबर तक आपके सामने आएगा। उसमें हमने ये फैसला किया है कि वो चीज़ें जो है ना वो जो सख्त मौक़िफ़ होगा जो असल में फैसले तकरीबन हो चुके हैं या बस उसको जो है ना सिर्फ उसके आखिरी जो है ना वो कुछ मामला तय होने रहते हैं तो वो उसको जो है ना वो फिर पीटीएम के इजलास के बाद क़यादत जो है डिस्क्लोज करेगी। सही। अच्छा मुझे ये बताएगा कि सुबह से ये खबरें ज़राए से मिल रही थी कि 2022 में आम इंतखाबात कराएंगे, ये तजवीज़ भी रखी जाएगी, तो इस तरह की कोई बात एक तो ये बताइएगा हुई और क्या अभी नहीं आपने समझा कि इसको डिस्क्लोज उस तरह से किया जाए या फिर तजवीज़ सामने रखी जाए या कहा जाए या मुतालबा किया जाए और इसको 6 दिसंबर तक जो है वो होल्ड किया गया है, क्या समझा जाए? देखिए मामला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, इससे भी मामला जो है ना वो आगे बढ़ चुका हुआ है। बात तो अवाम के हक की हाकिमियत पे है। अगर लोगों को उनका हक की हाकिमियत लौटाया नहीं जाएगा और अगर इलेक्शन ही करवाने हैं और इसी तरह के इलेक्शन करवाने हैं, कभी आरटीएस ने बैठ जाना है, कभी ईवीएम ने आ जाना है, कभी जो है ना वो किसी और जो है ना कहीं और से वोट आ जाने, कभी दसके का मामला हो जाना, तो फिर जो है ना ये अवाम का हक की हाकिमियत नहीं है। अवाम का हक की हाकिमियत बहाल होना चाहिए। अदारे जो है ना पाकिस्तानी अदारे हैं वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं, उनको दस्तूर और कानून के दायरे के अंदर आना होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा JUIFA हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
किसी भी मुआशरे की बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। वकला मुआशरे में इंसाफ से महरूम तबके की कानूनी जंग लड़ते हैं और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत से मजलूम को इंसाफ और जालिम को सजा दिलवाते हैं। यही वजह है कि किसी भी महज़ब मुआशरे में वकील का रुतबा मिसाली हैसियत रखता है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में बाज़ वकला ग्रुप्स मुसलसल इस पेशे का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वकला अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। यहाँ जो कानून आम शहरियों पर नाफिज होता है, वकला को उस कानून से इस्तिस्ना हासिल है। शायद ये वजह है कि वकला गर्दी से ना कोई डॉक्टर महफूज है, ना सरकारी मुलाजिम, ना आम शहरी, ना मीडिया पर्सन्स और ना ही पुलिस ऑफिसर, जिसकी जब चाहते हैं दुर्गत बना डालते हैं। हमें अक्सर सोशल मीडिया पे खबरें और वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें वकला जिनका काम बुनियादी तौर पर मजलूम की दादरसी करना और इंसाफ दिलवाना है, वो इसके मनाफी मजलूम पर सितम करते और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर कराची के इलाके मलीर की मकामी अदालत की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वकला की एक बड़ी तादाद आपे से बाहर और बिफरी हुई देखी जा सकती है, जो एक निहत्ती खातून पर बिला खौफ बदतरीन किस्म का तशद्दुद करने में मसरूफ है। मुताशरा खातून का नाम लैला परवीन है, जिनका अपने साबका शौहर से कोई तनाज़ा था, जिसके सिलसिले में लैला परवीन अदालत गई। अदालत का दावा है कि जब वो अदालत पहुंची तो सुबह 11:15 बजे कोर्ट में उनके साबका शौहर पहले से मौजूद थे। उनका दावा है जिनके कहने पर उनके चंद साथी वकला ने उन्हें पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकियां दी और मुकदमे की पैरवी ना करने को कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। जिसके बाद मुल्जिमान ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे कोर्ट में बालों से घसीटते रहे। इस दौरान मेरे चेहरे पर और आंख के दाएं जानिब जख्म आए, जबकि पांव की दरमियानी उंगली भी टूट गई। मलीर सिटी पुलिस ने लैला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम कोई भी गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं आई। मुआशरे में इंसाफ दिलवाने वाले वकील आखिर क्यों कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? क्या वकला के लिए कानून की कोई हैसियत नहीं है? और आखिर क्या वजह है कि औरत भी जो है वो वकला के गुंडा गर्द अनासर से जो है वो क्यों महफूज नहीं है? और लैला मुतासरा खातून जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लैला, जिस कदर मजम्मत की जाए आपके साथ जो वाक़या पेश आया वो कम है बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि अब आप ठीक हैं, बेहतर हैं पहले से, और क्या हुआ एक्शन जो आपकी जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया था उस पर? जी बहुत शुक्रिया। बेहतर तो खैर मैं नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। ये जो वाक़या हुआ है, जब तक के जो मुजरिम है, जो मुल्ज़िम है, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी, ना मुझे हौसला होगा। इतना बड़ा वाक़या मेरे साथ अपने मुल्क के अंदर और अदालत जैसी जगह जहाँ हम इंसाफ के लिए जाते हैं और वहाँ पर मेरे साथ इस तरह वाक़या हो जाना, मैं समझती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये वाक़या नहीं भूल सकती। और इस वाक़े को करवाने वाला, उसका जो असल जिम्मेदार है, वो मेरा एक्स वो हस्बैंड है, जिसको मैंने घर बना के दिए, गाड़ी लेके दी, जिसके बाप के कैंसर का इलाज मैंने करवाया, उसको 5 साल उसकी फैमिली के साथ अपने रखा, उसकी खिदमत की, सारी दुनिया जानती है। वो शख्स जिसने 9 शादियाँ की, धोखा देता रहा लोगों को। मैंने सोचा कि इसकी इस्लाह हो जाएगी, लेकिन वो जब सही नहीं हुआ तो मैंने उससे अलहदगी इख्तियार की, तलाक हो गई। तलाक होने के बाद उसने कुछ लेन देन मेरे भाइयों से किए हुए थे, वो हमारा राइट था, मेरे भाइयों का राइट था, जाहिर सी बात। उन्होंने जब वो क्लेम किया तो आगे से ये सारे मामलात हमारे साथ हुए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या था? मैं कोर्ट चली गई, ये मेरा कसूर था। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मैं अपना इंसाफ लेना चाहती थी, मेरा कसूर ये था। मेरे भाई का क्या कसूर था? इतनी दरिंदगी मुझे, मतलब मैं कहाँ थी? क्या मैं कश्मीर में थी कि मुझ पे जुल्म हो रहा था? मैं कहाँ थी? मैं किस जगह पे थी? मेरा तो दिमाग माफ हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों मारा जा रहा है और मेरा क्या कसूर है, मेरे भाई का क्या कसूर है। मेरी आंखों के सामने उसको मार रहे थे, उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को मार रहे थे। मेरा भाई भी सदमे से नहीं निकला और अभी भी उसकी हालत ऐसी नहीं है। अच्छा लैला, मुझे बताएं कि ये वाक़या पेश आने से पहले कोई थ्रेट्स आपको मिले हों कि इससे पीछे हट जाओ या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम्हें जो है वो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखें, मुझे थ्रेट्स मिले, केस चल रहे थे। मैंने क्लिफ्टन थाने में अपना एप्लीकेशन दी। मैंने रिसाला थाने में, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, रिसाला थाना है सिटी कोर्ट में, वहाँ पर भी इन्होंने असला दिखाया था। असला इनके पास होता है, इनके दोस्तों के पास होता है। मैंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी, मैंने सिटी कोर्ट में भी दी।
ایون کہ جو میرے ساتھ پولیس اہلکار تھے, جو فیمیل میری آئیو تھی حاجرہ, اس نے بھی آئی جی اور ڈی آئی جی کو کمپلین کی کہ بھائی ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں, میرے مدعیہ کو بھی دے رہے ہیں اور بہت یہ دھمکا رہے ہیں, ہراسمنٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہماری وہ اپلیکیشن ایسی ہی رکھی رہ گئی, یہ جاتا تھا, دھمکاتا تھا. ایسی سیکشن ہے جس میں کہ بیل نہیں ہوتی, 377B ایسی سیکشن ہے ہراسمنٹ کی نابالغ بچیاں اور بچوں کے لیے, جس میں کہ سزا ہے. اس میں بھی ان کے جو ججز جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں یا ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, وہ لوگ ان کی من مانی فیصلے کرتے ہیں, ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں. ان کی بار میں ایون کہ کراچی بار اور جتنی بار ہیں, گجرانوالہ بار, ان سب میں باقاعدہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے کہ کوئی وکیل کسی دوسرے وکیل کے خلاف مقدمہ نہیں لڑے گا. تو آپ حکومت وقت کی آنکھیں کیوں بند ہے کہ ایک بار یہ اناؤنس کر رہی ہے جہاں پر لا بنتے ہیں, جو قانون کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے, قانون کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, مظلوموں کی خدمت کے لیے, وہی چوکیدار چور بن گئے, وہی ڈاکہ ڈال رہے ہیں, وہی قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. جب تک آپ سزا نہیں دیں گے, یہ اہل ہی نہیں ہے کہ ان کو لائسنس دیا جائے, ان کو اختیارات دیے جائیں کہ یہ قانون کے فیصلے کریں. ساتھ ہی رہے گا لینا, ساتھ ہی رہے گا. ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صدر سندھ ہائی کورٹ بار صلاح الدین احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بھی اس حوالے سے ان کا موقف لینا چاہوں گی. صلاح الدین احمد صاحب, بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. صلاح الدین احمد صاحب, یہ کیا واقعہ ہے عدالت کی حدود میں ہوتا ہے؟ ایک نہتی خاتون کے اوپر جس طریقے سے حملہ ہوتا ہے, 20 سے 25 وکلا, اس سے کم تو نہیں ہوں گے, جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپلین درج کروائی گئی ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہے. وہ تو خیر علیحدہ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر بار جو ہے وہ کوئی ایکشن لے گی؟ یہ قابل مذمت واقعہ ہے. جی بالکل, واقعہ تو قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. جو اس معاملے میں بار کی طرف سے نیچرلی بار کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے ایسے معاملات کی جہاں کسی قسم کا مس کنڈکٹ ہوا ہو تو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے اور پھر ان کو کاروائی, ان ایسے وکیلوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے. تو وہ ان سے نیچرلی مطالبہ ہو چکا ہے. اس میں جو واقعہ ہے اس میں نیچرلی جس طرح ہمیشہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے, 2 ورژنز بھی سامنے آتی ہیں, جس میں ایک ورژن نیچرلی جو خاتون ہیں ان کی جو ایکس شوہر ہیں ان کا, خاتون کا obviously یہ کہنا ہے کہ جو ایکس شوہر تھے وہ وکیل تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست تھے جو وکیل ہی تھے, تو انہوں نے ان کے خلاف خاتون کے بھائی نے FIR کٹوائی تھی ان کے سابق شوہر کے خلاف. تو اس FIR میں ان کے سابق شوہر جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد یہ واقعہ جو تھا وہ بیل کی ہیئرنگ کے دوران کے بعد بلکہ یہ پیش آیا. خاتون کا کہنا تھا کہ یہ جوابی کارروائی میں کیا گیا ہے. دوسری طرف سے جو ایک موقف سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو چند وہاں وکلا تھے ان کا کہنا تھا کہ خاتون کے ساتھ جو بھائی آئے, جو ان کے بھائی اور ایک آدھ اور جو ساتھی آئے تھے, انہوں نے شروعات کی کوئی آئی تھنک کوئی کہتے ہیں کہ کوئی گالم گلوچ یا کوئی اس کے بعد کوئی ہاتم پائی ہوئی تھی. بہرحال جو بھی موقف آیا, سوری صلاح الدین صاحب میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہی ہوں, جو بھی موقف ہو اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نہتی خاتون کے اوپر 20 سے 25 وکلا جو ہیں وہ حملہ کر دیں. اگر آپ پوری بات سن لیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چیز ہو, جو یہ واقعہ ہے اٹیک وغیرہ کا, وہ بالکل کسی طریقے سے جسٹیفائڈ, جو بھی پرووکیشن ہو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے ہماری بات, میں نے تو خط بھی لکھا ہے بار کاؤنسل کو کہ اس میں فوری طور پہ اس میں تحقیقات کی جائے
और जो भी इन्वॉल्व्ड वकला है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी बात ये है कि जरा सा अपना नेचुरली ऑब्वियसली ये इतनी शॉकिंग वाकयात होते हैं कि उसमें नेचुरली रिएक्शन आती है, मगर एक ही गो में सबको कंडेम करना, क्योंकि मैं बड़ी करीब से मैं वो वीडियो देख रहा था और डेफिनेटली वहाँ 6 या 8 ऐसे वकील थे जो वायलेंस में मुब्तला थे, मगर साथ साथ में अगर उन्हीं साथ में वकीलों की अगर आप देखें गौर से सुने तो उसमें ये भी है कि छोड़ो छोड़ो ये क्या कर रहे हो वगैरह, इसकी भी वो है। तो बहरहाल इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड और जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी उम्मीद है कि होगी। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए भी। और सलाहुद्दीन अहमद साहब, हम उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन जो है वो ज़रूर लिया जाएगा, बिकॉज ये नहीं है कि इन खातून के साथ ज़्यादती हुई, यकीनन खातून के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन किस तरीके से एक ऐसी जगह का जहाँ के साथ इंसाफ मंसूब है कि यहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं, वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना, यकीनन उस जगह के तकद्दुस को भी ख़राब किया गया है। लैला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, और जी, मैं सलाहुद्दीन साहब से बात करना चाह रही हूं। ठीक है सलाहुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रही हैं लैला आपसे। जी लैला, बोलिएगा। जी सलाहुद्दीन साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो आप लोग करारदाद भेजते हैं कि आपकी ये जो बार में कि कोई भी वकील दूसरे वकील के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा, तो क्या आप अलाउ करते हैं या आप कोर्ट्स के बाहर ये लिख के नहीं रखते कि वकील के मुकदमात आप लोग बाहर ही निपटाएं, या तो आप खुदकुशी कर लें या तो फिर उसको मार दें? ये आप कोर्ट्स के बाहर लिखें ना। अगर आपने ये करारदाद वहाँ पेश करवाई है, और मैंने खुद इस बात की विटनेस हूँ कि मेरा केस था और कहा जा रहा था कि कोई भी अगर वकील दूसरे वकील के खिलाफ केस लड़ेगा, आप बताएं कि वकील के खिलाफ अगर वकील केस नहीं लड़ेगा तो कोर्ट में हमारा मुकदमा कहाँ जाएगा? जब अकाउंटेबिलिटी होती है, तमाम पॉलिटिशियंस की होती है, टीचर्स की होती है, डॉक्टर्स की होती है, तमाम शोबाजात की होती है, तो वकला की क्यों नहीं होती है? आप इस किस्म की गैर कानूनी करारदाद कैसे पेश आप लोग कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि जिनको बनाया ही कानून के तहफ़्फ़ुज़। जी, और दूसरा मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ सलाहुद्दीन साहब से कि देखिए, वो मेरे मुजरिम हैं, ठीक है, और दुनिया ने देखा है, मैं एक गवाह नहीं हूँ। जितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो सब गवाह इस बात के। हम 2 बहन भाई थे, हमारे साथ कोई नहीं था, इनके साथ असला था इनके पास, और इन्होंने धमकाया। आपके पास सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, वो कोर्ट था, वो एक प्राइमेसिस थी, वो मतलब रोड नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। सलाहुद्दीन साहब, आप उसको देखें, सीसीटीवी फुटेज को देखें आप। ठीक है लैला, मैं चाहूंगी कि वो जवाब दे दें आपकी बात का। जी सलाहुद्दीन साहब। नहीं, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स को अपने तमाम जो भी कानूनी मामलात हैं उन्हें किसी वकील को करना, एंगेज करना उनका हक है, बल्कि एक आईनी हक है। और इस ऐसे मामलात में कई एडवोकेट्स के खिलाफ भी मुकदमात एडवोकेट्स ही पेश होते हैं। ऑब्वियसली अपना ऐसा नहीं है कि किसी एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा हो तो कोई पेश ही नहीं होता, बेशुमार एग्जाम्पल्स है। मगर मैं नहीं सर, ये ग्रुप बना के आ जाते हैं, मैं विटनेस हूँ, ये जजेस को भी नहीं छोड़ते, जजेस को भी मारते हैं। कि हर किसी का राइट है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले कोर्ट्स में और उनकी सुनवाई फेयर और इम्पार्शियल तरीके से हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लैला, अब सोशल मीडिया पर आपकी पॉलिटिकल वाबस्तगी के हवाले से भी जो है वो बात हो रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, पॉलिटिकल जाहिर सी बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जो पार्टी है वो मेरे साथ खड़ी है। इवन के अभी भी मेरे साथ हमारे कराची के जो प्रेसिडेंट हैं खुर्रम जमान साहब, वो भी मौजूद हैं। ये वाकया वो इस तरह नहीं देखते कि हमारी पार्टी की खातून के साथ हो रहा है। सिर्फ जर्नली आप एक एंकर हैं, ठीक है ना, आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन क्या ये वीडियो देखकर, ये जुल्म देख के क्या आपको ख्याल नहीं आता कि गलत हो रहा है? पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? आज मुझे इंडिया से भी कॉलें आ रही हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं। ये पाकिस्तान की इमेज की बात है। आप देखें, कोई भी मुल्क होता है वो एक जो उसकी बेसिक चीज है ना, वो उसकी
ला होता है, उसकी जुडिशरी होती है। बिल्कुल आपकी सही judiciary कह रही हैं fail आप हो गई। लैला। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल वबस्तगी बिल्कुल एक तरफ, लेकिन यकीनन ये एक खातून के साथ ज़्यादती का एक वाक़या है, बहुत ज़्यादा जिसकी मज़म्मत की जाए। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। इस तरीके से जमगट्टा बनाकर एक खातून के ऊपर हमला हावर होना किसी तौर भी जो है वो जायज़ नहीं, और हम बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म से भी जो है ये अपील करेंगे कि मुजरिमों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। अपना अल्लाह।